अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी वज़ीर सरफराज और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको एक खूबसूरत सी हसीन सी सुबह में वेलकम कहते हैं और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके चेहरों की मुस्कुराहट को बरकरार रखे और आपकी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियाँ हमेशा खुशगवार हों, क्योंकि तब्दीलियाँ अच्छी होती हैं लेकिन वो तब्दीली और भी ज़्यादा हसीन लगती है अगर वो खुशगवार तब्दीली हो। अपने लिए, अपने प्यारों के लिए कुछ बेहतर करने की हमेशा से कोशिश किया करें। घर से बाहर निकलते हैं तो अपने पेरेंट्स की दुआएं लेकर निकला करें, फिर देखिएगा कि चुटकियों में आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। पेरेंट्स जब आपके खुश होते हैं, जब आपसे राज़ी होते हैं तो आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। कभी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियाँ करके देखें, देखिएगा उसका कितना खूबसूरत, कितना हसीन इम्पैक्ट आप पर आता है। हर गुजरते दिन के साथ जब मैं भी कोई नई चीज़ पढ़ती हूँ, देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाऊँ, ताकि अपने आप को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर इंसान बना सकूँ, बेहतर शख्स बना सकूँ। चाहे मैं दूसरों के साथ कुछ दूसरों के लिए कर सकूँ ना कर सकूँ, लेकिन एटलीस्ट जो रिश्ते, जो इंसान, जो लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कुछ छोटा सा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशल ऐसा करूँ ताकि वो खुश रहें। क्योंकि उनके जो चेहरों की मुस्कुराहट है ना, यकीन जानिए उसको देख कर, ख़ास तौर पे आपके पेरेंट्स, आपकी मदर जब वो आपको प्यार करते हैं, आपको सहलाते हैं तो आपके दिन भर की टेंशन, तमाम परेशानियाँ, फ़िक्रें दूर हो जाती हैं। तो इस बहुत बड़ी नेमत पर जो ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको नवाजी है, इस पर अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र अदा क्या करें। और रात को सोने से पहले तो अपने पूरे दिन का एनालिसिस करने के बाद रब की ज़ात का शुक्र अदा करें और फिर अपनी सुबह का आगाज़ भी उस रब के नाम के साथ जब आप करेंगे तो देखिएगा कैसे मिनटों में आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहें। और हसीन सी ज़िंदगी में मौसम का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है। शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है, क्या अपडेट्स है, क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो मौसम का असर तो आप देख ही रहे होंगे, मेरा खुद का गला, नाक सब ख़राब है। हालांकि मैं बड़ी एहतियात करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फेस मास्क के बिना घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलूँ, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि स्मोक के असरात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही साथ हमें अपनी सेहत का ख्याल तो रखना ही है। लेकिन मौसम की सूरत हाल से अपडेट रहना भी ज़रूरी है, ताकि अगर आप दूर दराज का कहीं का सफ़र कर रहे हैं, कहीं दूसरे शहर के लिए जा रहे हैं, आपकी व्हीकल्स की मेंटेनेंस, आपकी एहतियाती तदबीर जिनको आप फॉलो करेंगे उससे आपके सफ़र में दुश्वारियाँ कम हो जाएंगी। वैसे तो कोई ना कोई हर्डल्स आती रहती है क्योंकि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आज के टेम्परेचर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। वही चीज़ मीन के मौसम बड़ा हसीन है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत से मौसम को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुनासिब पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन गुरेज करें ठंडे पानी से। ठंडे पानी के इस्तेमाल से इस बार जिसका गला ख़राब हो गया, आप समझे एक बार गला ख़राब है तो फिर आपका पूरे का पूरा जो है ना वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इन्फेक्शन फिर बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें और अपनी ज़िंदगी की खुशगवार तब्दीलियों को एंजॉय करें। मौसम की तब्दीली के साथ कुछ सीजनल फ्रूट्स आएंगे, कुछ सीजनल वेजिटेबल्स आएंगी, तो उनसे अच्छे से महसूस हो खाने पीने का। अपनी इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तभी आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर, इतनी एनर्जी रहेगी कि आप मौसम की तब्दीलियों के साथ उसका मुकाबला कर सकेंगे। और इन तब्दीलियों के साथ एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत होती है जो कि पूरा साल चलती रहती है, और मुझे तो बर्थडेज को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मुझे अगर कोई विश करे तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, अगर ना विश करे तो मैंने कभी कंप्लेन नहीं की। लेकिन आप सबको पता है कि विश अगर कोई आपके स्पेशल दिन पे कर दे तो आपका दिन बन जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जब भी आपकी सालगिरह हो, आपकी बर्थडे हो, तो हम आपको ज़रूर विश करें। आज भी हमारे साथ एक सालगिरह है एहसान सफ़ीर चौहान की। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। मेरी और सिटी एट 10 की पूरी टीम की जानिब से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों ढेर खुशियाँ, आसानियाँ और कामयाबियाँ लेकर आपकी ज़िंदगी में आए। पूरा साल आपका बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन गुजरे, आपकी दिली जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाए। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो है, चलिए मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो इस बात की निशानदेही करती है कि वो नहीं जानते कि माशरे के या हमारे पाकिस्तान के इस वक्त पे माशी क्या हालात है। अल्लाह करे कि जब तक ये परवान चढ़ें, जब तक ये बड़े हों, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की भाग दौड़ इनके हाथों में आए, तब तक हालात बहुत ज़्यादा साजगार हो जाएं। लेकिन अगर मौजूदा तौर पर, मौजूदा सूरत हाल की हम
बात करें तो अभी हमें बहुत सारी माशी परेशानियों का सामना है। कोशिश करते हैं कि हमेशा से कुछ पॉजिटिव चीज़, कुछ अच्छे इनिशिएटिव, कुछ खुशखबरियां आप तक लेकर आएँ, लेकिन जितनी भी माशरे की तल्ख हकीकतें हैं उन पर बात करना भी बेहद ज़रूरी है। कारोबार के हवाले से बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी धचका पहुंचा है। जैसे ही माली साल 2024 और 25 का बजट अनाउंस किया गया तो टैक्सेस की भरमार रही। हमने देखा महंगाई जिस रेशो के साथ, जिस शरह के साथ बढ़ी है, लोग, आम शहरी तो क्या, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। जब भी हम कारोबार के हवाले से बात करते थे तो सबसे ज़्यादा एक अहम पॉइंट जिसको रेज किया जाता था वो होता था कि डॉलर की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कारोबार की प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं, क्योंकि सारी बात है आपने ऑर्डर्स लिए होते हैं, आपके बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं। जब आप तक ऑर्डर पहुंचता है तब ऑर्डर की और चीज़ों की जो कीमतें हैं वो अलग होती हैं। जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ती है तो पूरी की पूरी उतार चढ़ाव कीमतों में आ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले ऑलमोस्ट 6 माह से हमने देखा है कि डॉलर की कीमतों में ठहराव आया है। डॉलर की कीमत जो कि तू है और डॉलर की कीमत में बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मतलब कि डॉलर को लेकर अगर हम देखें तो फिलहाल स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। इसका कारोबार पर कितना असर क्या है, कारोबारी तबका किस तरह से अपनी बेहतर प्लानिंग कर सकता है और डॉलर की कीमत स्टेबल होने की वजह से आने वाले दिनों में क्या खुशगवार तब्दीलियां आ सकती है, इसी हवाले से हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कारोबारी सूरत हाल क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर शराज भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और शराज, मुझे ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत काफ़ी, हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी टाइम से स्टेबल है, ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले हैं, तो इससे कारोबार पे क्या खुशगवार तब्दीली जाएगी? क्योंकि ताजरों का एक बहुत बड़ा ये भी शिकवा होता था कि डॉलर की कीमत स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे तब्दीली होने की वजह से हम कोई पॉलिसीज या अपनी कोई स्ट्रैटेजीज प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप बताइएगा कि 6 माह से तो अब स्टेबल है डॉलर की कीमत, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कारोबार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने डॉलर की बात की है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, किसी भी मुल्क की मैशत जो होती है, इट स्टैंड्स ऑन 2 पिलर्स एंड दैट 2 पिलर्स आर, वन इज डॉलर एंड द अदर वन इज इंटरेस्ट रेट। हमारा यहाँ पर जो शरह सूद है वो अभी हाईएस्ट है जी, और 21% है गालिबन, और उसमें कोई 1% कमी गालिबन आई है, लेकिन वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, वो कमी ना होने के बराबर है। और इस वक्त सनतकार जो कह रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट पर आना चाहिए अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हकीकी तौर पर महंगाई कम हो। वैसे तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 29% से महंगाई कम हो के 8% पे आ गई, सिंगल डिजिट पे आ गई है, लेकिन रियलिटी ऑन ग्राउंड ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और हमें इसके शवाहिद, इसके एविडेंस जो नज़र भी आ रहे हैं। आज भी घी और ऑयल की कीमत जो है वो, कल रात को नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 30 रुपये से लेकर 70 रुपये फ़ी किलो जो है और फ़ी लीटर जो है ऑयल और घी की प्राइस जो है बढ़ी है। तो ये एक काबिल अफसोस है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जी हमने महंगाई कम कर दी है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ भी रही है। तो इस वक्त हमने ख़ास तौर पर, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की, एक्सपोर्ट की बात की। एक्सपोर्ट जो है हमारी बढ़ी है थोड़ी सी, और वो बढ़ी है, गवर्नमेंट इसका तमगा जो है वो खुद पे ले रही है कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, हमारी पॉलिसीज़ बहुत। नो, वेट अ मिनट, जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ नहीं, ये एक्सपोर्टर्स की अपनी कोशिशों और काविशों की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ी है। द फर्स्ट थिंग, मैं आपको इसकी रीजंस बता देता हूँ। पहली रीजन है कि जो एक अनरेस्ट देखा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर पिछले 6-7 महीने से, बिल्कुल, और उसकी वजह से बांग्लादेश के तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो डाइवर्टेड हो गए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान और बाकी ममालिक के अंदर, तो वो ऑर्डर्स हमारे पास आए। द सेकेंड रीजन अगर आप मुझसे पूछें तो वो ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं बल्कि एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर्स बहुत मिल रहे हैं न्यू ईयर के और क्रिसमस के। क्रिसमस सर पर है, न्यू ईयर सर पर है, और उसके ऑर्डर्स जो हैं वो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से आप अक्टूबर को अगर पिछले साल के अक्टूबर से इसे कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ गई है। तो एक्सपोर्ट बढ़ी, आप कहते हैं ना कि इन बुरे माशी हालात में भी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है, तो उस बढ़ने की वजह यही है। लेकिन हमें इस मौके को गनीमत जानते हुए इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें एक्सपोर्टर्स को मजीद मराहत देनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम उनको मजीद मराहत देंगे और इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इसको मजीद बढ़ाया जाए, तो हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, आई कैन गिव यू द गारंटी
कि अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, वो इन हालात में भी अगर एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, तो वो थोड़े से अगर कंड्यूसिव हालात होंगे तो कितनी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। ये बड़ी अजीब सी बात है, जब भी कोई अच्छी चीज होती है, पीछे भी हमने कुछ टाइम पहले भी देखा, चाहे वो स्पोर्ट के हवाले से हो, चाहे वो कारोबार के हवाले से हो, जब भी कुछ अच्छा होता है उसमें हुकूमत की कोई कारकर्दगी हो ना हो, लेकिन उसका क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले हुकूमत आगे होती है। इसकी क्या वजह है, हम अपने दूसरे मेहमान से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिपोर्टर फजील अहमद। अस्सलाम वालेकुम फजील, कैसे हैं आप? फजील, ये कैसी खूबसूरत सी बात है ना कि किया कराया कुछ नहीं आपने, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आप आगे आगे। चाहे वो खेलों के मैदान से हमने कुछ अर्सा पहले खबर सुनी, एक बंदा खुद ही अपने बलबूते पे एफर्ट करके पहुंचा और ओलंपिक्स में जाके अपना नाम उसने रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन फिर कहा गया ये तो हमारा लगाया हुआ पौधा है। और इसी तरह से अब एक्सपोर्टर्स की अगर एक्सपोर्ट बड़ी है तो अब उसका मतलब आप कैसे उसका क्रेडिट खुद ले सकते हो? हुकूमत कुछ नहीं करती है, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो आप सफ़े अव्वल पर आकर खड़े होके बड़ी ही दिलेरी के साथ उसका क्रेडिट ले जाते हो। जीनत, यही सियासत है। यही सियासत है। जो भी अच्छा काम हो वो अपनी जेब में डाल लें कि जी ये मैंने किया, अपने खाते डाल लें। जो आपने वो अरशद नदीम की बात की तो वो ये है कि शहबाज शरीफ ने एक वो स्पोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसमें वो अच्छा, उसमें भी वो आगे तो इसलिए ही गया कि उसकी अपनी मेहनत थी। ये तो नहीं था कि आप खुद उसकी जगह पे खेल रहे थे या खुद आप नेजा फेंक रहे थे उसकी जगह पे, वो भी उसकी मेहनत थी। वो आगे आया, उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर खेला, वहाँ पर भी उसने मेहनत की और वो खुद उसने खेल कर बेशक पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसको सिर्फ एक पार्टी, सियासी पार्टी जो है वो सियासत का रंग देकर कैश करवाएं। इसी तरह से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो जैसे भाट साहब ने कहा कि हमेशा वो खुद एफर्ट्स करते हैं, खुद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाकर वो अपनी प्रोडक्ट्स को पेश करते हैं। हालांकि उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारे खत्े के अंदर जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनको बिजली सस्ती मिलती है, गैस सस्ती मिलती है, उनके टैक्सेस के जो मामलात हैं वो कहीं बेहतर हैं हमारे जो एक्सपोर्टर्स को यहाँ मुश्किलात होती हैं उसकी निस्बत। लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए ऑर्डर्स लेकर आते हैं और इन दिनों में ख़ास तौर पर जैसे भाट साहब ने कहा कि क्रिसमस आ रहा है, उस वजह से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और दूसरी बात कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं उसकी वजह से भी इधर पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसमें हुकूमत का कहीं भी कोई ऐसा रोल नहीं कि आप कहें कि जी हुकूमत को उसकी वाह की जाए। हुकूमत ने हमेशा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उनको कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया, कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त, कोई भी टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज करते वक्त। आप ये देखें कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ही लॉन्ग टर्म नहीं होती जी। आपकी पॉलिसीज़ होती हैं 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए। मुझे नहीं लगता कहीं 2 साल के लिए भी कभी कोई पॉलिसी बनी हो। आप अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएंगे, अगर आपका फोकस हो कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ें, तो फिर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएंगे। आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो आपकी मईशत में 65% किरदार अदा करती है। बिल्कुल, जब आपके पास प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन कर सकेंगे? एग्जीक्यूशन करने के लिए हर बंदा अगर अपने घर के रिलेटेड भी कोई काम करता है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है, उसका कोई ना कोई माइलस्टोन्स होते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो कि मईशत के लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा मईशत के हवाले से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे पास नहीं है। और अब जबकि 6 माह से डॉलर की कीमतें भी स्टेबल हैं, तो ये बड़ा एक गोल्डन चांस है हमारे पास कि हम कुछ बेहतर प्लान कर सकते हैं, कारोबार को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग दिखाई दे रही है। इससे कारोबार कितना मजीद मुतासर होगा, आम शहरी की जिंदगी पर इसके क्या असर जाएंगे? बाइंग पावर लोगों की कम हुई है, तो क्या ये बाइंग पावर कभी बढ़ पाएगी या नहीं? इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। कारोबार की सूरत हाल पे अगर नजर डाली जाए तो इस टाइम भी कारोबार बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट थोड़ी सी एक्सपोर्ट में हिलजुल आई है, थोड़ी सी बेहतर होने लगी है एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से। और वो खालिस्तन एक्सपोर्टर्स की ही खुद की काविश है, उन्हीं की खुद की मेहनत है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का पहिया हिल रहा है। अच्छी बात है। इस लिहाज से अब भी अगर हुकूमत चाहे तो कुछ बेहतर पॉलिसीज मुरतब कर सकती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ ही कारोबार को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है।
वसी पैमाने पर इंटरनेशनल नई मार्केट्स जो है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसके एक्सप्लोजर को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए फैसलाबाद के हवाले से, अगर ख़ास तौर पर शराह से हम बात करें तो वसाइल किस लिहाज से जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको छोटे कारोबारी ताजर्स पर सबकत देते हैं। वसाइल की जो मौजूदा सूरत हाल है अगर उसके पेश नज़र हम देखें तो वसाइल क्या दोनों के लिए इक्वल है या कम ज़्यादा होने की वजह से कुछ फ़र्क आता है दोनों में? देखिए, वसाइल की आपने बात की है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपोर्टर्स के लिए और लोकल इंडस्ट्री के लिए कोई बिजली सस्ती नहीं हुई। बिजली जो है वो एक्सपोर्टर्स इस वक्त 16 सेंट फी यूनिट पे बिजली ले रहे हैं, उनके कंपेटिटर्स जो हैं वो 9 सेंट से भी कम की बिजली ले रहे हैं। तो कैसे मुमकिन है कि एक मैं ये कप तैयार कर रहा हूँ, मुझे ये कप जो है वो 200 रुपये का कॉस्ट कर रहा है जी, और मेरे कंपेटिटर्स जो हैं वो इसको 50 रुपये में बना रहे हैं। मेरा खरीदार मेरे पास क्यों आएगा? उसको द ओनली थिंग विच विल अट्रैक्ट हिम इज द प्राइस। एक वाहिद चीज है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, वो प्राइस है। उसके बाद वो आता है क्वालिटी की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी की बात होती है। तो प्राइस ही हमारी जो इतनी ज्यादा हाई है, तो हमारे पास तो इस वक्त वो कस्टमर चल रहे हैं एक्सपोर्टर्स के पास जो ऑलरेडी पुराने कस्टमर 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल से उनके पास चल रहे हैं। तो वो कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। हमारे पास कोई नया कस्टमर, कोई नया बायर नहीं आया, कोई नई मंडियां तलाश नहीं की हमने। बिल्कुल ये वही एक्सपोर्ट है। ना हमारे पास रिफंड्स आ रहे हैं, DLTL रिफंड्स, सेल्स टैक्स रिफंड्स 3-3, 4-4 सालों के फंसे हुए हैं, 72 घंटों में जारी किए जाएंगे। हर 72 घंटे बाद जो है वो आपके DLTL रिफंड्स, आपके सेल्स टैक्स रिफंड जारी किए जाएंगे। गवर्नमेंट का एक क्लेम था, इसी गवर्नमेंट का क्लेम था, लेकिन अभी उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। वो रिफंडिंग ना होने की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है ये इसकी वजह से, क्योंकि ये लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है ना। हाँ। मैंने एक साइकिल बनाया हुआ अपनी इन्वेस्टमेंट का। मैंने अभी इन्वेस्ट करना है, ये पैसे मुझे सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में 3 महीने बाद वापस आएंगे। फिर वो जो पैसे वापस आएंगे उनमें पैसे मैं मिला के इस कॉस्ट को लूंगा, मैं धागा खरीद लूंगा, मैं रॉ मटेरियल खरीद लूंगा, लेकिन वो पैसे नहीं आते। तो फिर एक क्रंच आ जाता है, एक गैप आ जाता है, फाइनेंशियल आपके अफेयर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि यार सनतकार को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सपोर्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो बड़े खुशहाल हैं। देखो जी, 10-10 गाड़ियां, इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हर इंसान ने अपने अखराजात जो हैं वो अपनी इनकम के मुताबिक तय किए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक्सपोर्टर अगर सरवाइव करेगा तो वो 100 खानदानों के पेट पालेगा। ठीक है, वो अगर आप मुझे ये बताइए, मैं एक्सपोर्टर हूं जी, मुझे अगले महीने कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा जी, मेरी अगले महीने यानी नीडल नहीं चलेगी, फैक्ट्री बंद रहेगी। फैक्ट्री बंद रहेगी तो मजदूर की तनख्वाह कहां से आएगी? तो ये सारे मामला होते हैं, ये सब कुछ देखना होता है। तो ये मतलब हवा में चीजें नहीं चल रही हैं। हमें पॉलिसीज, जिस तरह भी फजील ने कहा कि जब तक हम 5 साल पॉलिसीज नहीं देंगे, कम से कम वैसे तो 10 साल होनी चाहिए, लेकिन ताकि कोई भी गवर्नमेंट आए वो उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करे, लेकिन कम से कम 5 साल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि एक्सपोर्टर को पता हो कि अब मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, अब मैं खुल के खेल सकता हूँ। मैं कस्टमर को कह सकता हूँ मेरी प्राइसिंग है, तू 3 साल बाद भी मेरे से ऑर्डर लेगा ना, मैं तुझे यही प्राइस दूंगा। मैं श्योरिटी के साथ खेलूंगा। मैं उसको कहूंगा कि यार मैं आपको प्राइस ऐसा करता हूँ, पर पीस आपको $2 दे देता हूँ। अब मुझे नहीं पता $2 मैं उसको दे रहा हूँ, मुझे शायद वो $2.5 में कॉस्ट करे। तो आई नेवर नो। मुझे इस वजह से एक्सपोर्टर कई शिपमेंट में नुकसान भी उठाते हैं। बिल्कुल ठीक, तो लेकिन वो करते हैं क्योंकि उन्हें अपना नाम मेंटेन करना होता है। अच्छा, बड़ी इंडस्ट्रीज जो है फजील वो छोटी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि कारोबार का पहिया इसी तरह से चलता है। आप अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर पकड़ते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं छोटे यूनिट्स को वो डिवाइड करते हैं ताकि आपका ऑर्डर बर वक्त तैयार हो सके। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि डॉलर की स्टेबिलिटी है, वो बड़ी इंडस्ट्रीज को तो फायदा देती है, एक्सपोर्टर्स को तो उससे फायदा हो रहा है। क्या उसका फायदा छोटी इंडस्ट्री को भी जा रहा है? खातर ख्वाह वो भी इससे फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं? देखें जीनत, जो आपने बात की है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है, जब उनको बड़े लेवल पे ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो छोटी इंडस्ट्री पे डिवाइड करते हैं। उनको वो एक्सपोर्टर्स या फिर जो टेक्सटाइल सेक्टर में उसको CMTs कहते हैं, ठीक है, बाहर CMTs चल रही है, ठीक है, वो मुख्तलिफ छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनको ऑर्डर्स देते हैं। उन यूनिट के अंदर भी 100-100, 150-150 बंदा जो है वो अपना रोजगार कमा रहा होता है। फायदा ये होता है कि छोटी इंडस्ट्री जो है वो भी उनके साथ जुड़ जाती है, वो बड़ी इंडस्ट्री के जरिए ही उनका भी रोजगार चल रहा होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और जो दूसरी आपने बात की है कि छोटी इंडस्ट्री को क्या फायदा होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये कि छोटे ताजुर को इससे कितना फायदा हो रहा है? अगर उसको ऑर्डर बड़ी इंडस्ट्री को मिल रहे हैं तो उसको भी ऑर्डर देखिए, उसको ऑर्डर्स मिलेंगे। क्योंकि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पकड़ते हैं वो लोकल के भी साथ अपना यूनिट उन्होंने जो लगाया होता है, लोकल मार्केट के भी ऑर्डर्स तैयार कर रहे होते हैं। तो जब उनको लोकल के साथ कोई ऑर्डर किसी
टेक्सटाइल सेक्टर का, एक्सपोर्टर का मिल जाता है, तो वो फिर उनके लिए ये फ़ायदा होता है कि उनकी इनकम बढ़ती है। और जिस तरह से आपने डॉलर की बात की है कि डॉलर स्टेबल है लेकिन उसके कोई फ़ायदे नज़र नहीं आ रहे, फ़ायदे तो नज़र नहीं आ रहे लेकिन उसके नुकसान ज़रूर नज़र आ रहे हैं। नुकसान जैसे कि आप देखें, महंगाई जो है वो बिल्कुल भी आपको हाँ, कहीं भी कम नहीं हुई, बिल्कुल नहीं आ रही। इसके अलावा आप बिजली के रेट्स देख लें कि बिजली का रेट कितना कम किया है अभी कुछ दिन पहले, 85 पैसे। पूरा साल कितना बढ़ाते रहे, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए फी हर महीने, हर माह बस। ठीक है, तो ये देखें आपके, अगर आप हर चीज़ को डॉलर से कंपेयर करते हैं तो फिर आपकी जो डॉलर की जिस तरह से कदर है वो अगर स्टेबल है तो आप हर चीज़ को स्टेबल रखने की कोशिश करें। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये हुकूमत जो है वो उसकी कोई आवाम को रिलीफ देने का जहन ही नहीं नज़र आता, वो माइंड सेट ही नहीं उनका। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम मीडिया पे आएँ, बैठकर हमारे वज़रा जो हैं वो हमारी वाह करें 5-7 मिनट, उसके बाद खत्म। बिना कुछ किए वाहवाही बटोरे जाना और इसकी ख्वाहिश रखना ये तो गलत बात है। लेकिन जैसे फजील ने बात की कि अभी क्योंकि इसकी डॉलर की कदर, उसकी कीमत जो है वो स्टेबल है, तो अगर इन्हीं 6 मंथ में कुछ बेहतर पॉलिसी, कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाती तो हम तो बहुत हद तक महंगाई को भी कंट्रोल कर सकते थे। जैसे कि एक्सपोर्टर्स ने अपनी मदद आपके तहत एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है, इसमें अगर हुकूमती काविश भी आ जाती, गवर्नमेंट पॉलिसी भी आ जाती शराज, तो क्या महंगाई जैसे तूफान को हम कम कर सकते थे इन 6 मंथ में? बिल्कुल कर सकते थे। हमें डॉलर को हमने स्टेबल किया, हमने डॉलर को कैप अप करके रखा। एंड द रीजन बिहाइंड हमें पता है कि देखें, अगर आप अपनी फील्ड में माहिर हैं, आपको पता है कि मैंने किस गेस्ट को किस तरह से सवाल करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। गवर्नमेंट को पता है कि डॉलर को किस तरह से स्टेबल करना है, इसको नीचे किस तरह लेके आना है, इसको ऊपर किस तरह लेके जाना है, इसको फ्री फ्लोटिंग कैसे होने देनी है, तो और इसको कैप अप खामोश है, क्यों इस पे कोई पॉलिसी नहीं बन रही होने दिया जाता या है? इसमें क्या ऐसी रीजन पीछे है कि ये तमाम हालात यूं के तू रहे, तो इससे गवर्नमेंट को बड़ा फायदा है, हमारी सीटें, हमारी कुर्सियां। अब इसके ऊपर आ जाता हूं मैं। ये क्यों होता है? ये होता है IMF की कंस्ट्रेंट्स की वजह से। IMF की कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि आप डॉलर को फ्री फ्लोटिंग होने दें, डॉलर को कैप अप कर लें। लेकिन अब चूंकि डॉलर 6-7 महीने से एक जगह पे 278-277 के ऊपर स्टेबल है जी, लेकिन जिस तरह फजील ने कहा कि अभी तक कुछ प्राइसेस डॉलर के मुताबिक कम नहीं हो रही, जो डॉलर के मुताबिक बढ़ी थी। हाँ, अच्छा, वो क्या थी? धागे के रेट्स। yes. आपका जो पॉलिएस्टर यान है, आपका बाबन है, आपका विस्कोस यान है, इसके अलावा जो सूतर मंडी के अंदर जितनी क्वालिटीज हैं धागे की, वो 210 रुपए, 205 रुपए, 204 रुपए कोन चली गई है। जो कि पहले 100 रुपए की कोन होती थी, इतनी सी कोन होती है, उसमें एक पैक के अंदर 12 कोन्स होती है जी। अच्छा, वो अब कोन जो है वो अभी 204 रुपए की मिल रही है, इक्वलेंट टू डॉलर 350। 350 रुपए डॉलर के इक्वलेंट कोन मिल रही है आपको। हालांकि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी? 150 रुपए। हाँ। अगर अभी डॉलर से कंपेयर करें तो 150 रुपए होनी चाहिए थी। यानी अगर आप उसको डॉलर से कंपेयर करके बढ़ा देते हैं, हाँ, कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई इसलिए कोन महंगी हो गई। अब डॉलर जब स्टेबल है और नीचे आ गया 278 पे आ गया, तो फिर 350 रुपए की कोन क्यों मिल रही है? वो कम नहीं है, उसके हिसाब से कोन क्यों मिल रही है? तो वो कम होनी चाहिए। इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स है जिसमें आपके टेक्सटाइल के आलात आते हैं, पुर्जे आते हैं, इनके मशीनरी आती है। जब डॉलर आपका स्टेबल हो गया है तो फिर उसकी प्राइसेस भी चीजों की कम होनी चाहिए ताकि उसका रियल बेनिफिट जो है वो एक्सपोर्टर्स को मिले, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को मिले। अब आपने बात की थी लोकल इंडस्ट्री को ऑर्डर्स मिलते हैं, क्या वो भी खुश होते हैं? दे आर ऑल इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, वो सारे एक दूसरे के साथ मिले हैं। अब मेरे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे पास कुछ इजाफी ऑर्डर्स आ जाएंगे, मैं क्या करूंगा? मैं एम्ब्रॉयडरी का या CMT का या स्टिचिंग का ऑर्डर जो है वो आउटसोर्स करवा लूंगा। आउटसोर्स करवाना क्या होता है? किसी लोकल को दे दिया ऑर्डर, ये मेरे पास 3 लाख पीस है, इसको जरा CMT कर दो, ये 3 लाख इसको डाइंग बाहर से करवा लो, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, ऑलरेडी 4 ऑर्डर चल रहे हैं। तो जब एक्सपोर्टर्स के बाद ऑर्डर जब एक्सीड हो जाते हैं ना, तो वो जो ऊपर वाला ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं ना, वो उठा के फिर लोकल को ही देता है। हाँ। तो दिस इज हाउ लोकल वर्क्स। तो लोकल भी इसी तरह से चलती है। जब आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ते हैं, तो मैंने भी 2-4 फैक्ट्रीज विजिट की है लोकल की, वहां पे एक्सपोर्ट का माल चल रहा था। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा, मैं आप एक्सपोर्ट का चला रहे हैं? कहते हैं हाँ, वो एक्सपोर्टर्स के पास जब माल ज्यादा आ जाता है, ऑर्डर ज्यादा आ जाता है, तो हमसे आउटसोर्स करवा लेते हैं। हाँ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि
कि जब वो खुश होंगे तो लोकल इंडस्ट्री भी खुश होगी, मजदूर भी खुश होंगे। चले फिर इसी तरीके कार से सही, लेकिन चलो इंडस्ट्री चलती रहेगी तो जिनको परेशानी थी, जिनको अपने घर के लाले पड़े हुए थे, कम से कम उनका तो कारोबार उनका काम चलता रहेगा, घर का पहिया चलता रहेगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट कहीं हमें दिखाई नहीं देती है। ये तो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत है कि बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो छोटे कारोबार करने वाले छोटे ताजर को भी उसी तरह से सपोर्ट कर रहा है जिस तरह से उसको खुद ऑर्डर मिलते हैं। और डॉलर की स्टेबिलिटी अगर इस वक्त उसे फायदा दे रही है तो खाम माल जितना हमारा रॉ मटेरियल होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उस पर कितना ज्यादा इसका असर जाता है। और हम बात करेंगे कि किस तरह से मुनाफे का जो मार्जिन है वो पिछले सालों की निस्बत इस साल क्या कम हुआ है या बढ़ा है या इक्वली राउंड बाउंड उसी के है। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एटन कारोबारी सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह की मौजूदा सूरत हाल जा रही है। डॉलर की स्टेबल होती हुई कीमतों के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई भी बेहतर पॉलिसी मरतब न होने की वजह से एक्सपोर्टर्स कारोबारी तबका और ख़ास तौर पर अगर हम देखें मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा परेशान है। खाम माल के हवाले से बात करें तो फजील बहुत सारा हमने देखा है कि रॉ मटीरियल को इम्पोर्ट करवा के मुल्क में लाया जाता है और उसके बाद ऑर्डर्स पे काम होता है। तो अब डॉलर की तो स्टेबिलिटी है, तो इससे खाम माल की कीमतों पर असर किया है या खाम माल उसी तरह से महंगे दामों ही मिल रहा है? देखें जीनत, जो हमारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और उसकी वजह ये है कि रॉ मटेरियल की जो फैक्ट्रियां हैं वो हमारे यहाँ नहीं हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादातर बाहर के ममालिक से आता है। और जो डॉलर की आपने बात की है कि डॉलर स्टेबल है लेकिन उनकी कीमतें कम नहीं हो रही, तो इसमें आपकी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉलिसीज का मसला है। आपकी पॉलिसी जो है वो पिंडी ड्राई पोर्ट पे और है, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पे और है, सियालकोट ड्राई पोर्ट, हर मुख्तलिफ पॉलिसीज पे अलग है। और आप इम्पोर्टर्स से जाकर यही अगर सवाल उनको ऑफ द रिकॉर्ड पूछें तो यकीन करें कि वो रोने लग जाते हैं कि हमें पिंडी से फैसलाबाद तक कुछ 10 के कानून जो हैं वो बताए जाते हैं। अगर हमने 10 लाख का कंटेनर मंगवाया है तो हमें 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ इन चक्रों में उसके ऊपर देने पड़ते हैं। तो ये देखें, अगर आप को ये ख्याल हो कि आपका मुल्क जो है वो आपकी एक्सपोर्ट से चलना है तो आप फिर वो पॉलिसीज़ बेहतर करें। और ये जो मुश्किलात दरपेश आती हैं इम्पोर्टर्स को, वो इम्पोर्टर्स जो माल वो इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनके लिए कोई अगर आसानी पैदा करें तो यकीनी तौर पर वो मुल्क की मईशत के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप ये देखें कि जो भी रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, उनकी कीमतें जो हैं वो डॉलर की कदर मुस्तहकम होने के बाद भी कम नहीं हो रही। उसकी वजह यही है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट से तो वो चीज़ें पहले से सस्ती मिल रही होंगी क्योंकि आपके रुपए की कदर थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन उसकी कीमतों का फ़र्क क्यों नहीं पड़ता कि जो इम्पोर्टर हैं वो सारी कॉस्ट उसके ऊपर जो आती है वो डालते हैं कि जी हमने यहाँ पे इतने पैसे दिए, ये भी इसमें डाल दो, यहाँ पे इतने दिए, क्योंकि उसने तो अपनी जेब से देने हैं ना। तो वो एंड पे जब उसके पास आ जाता है माल तो वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करने के बाद वो कहता है कि ये मुझे इतने में पड़ा है। तो अगर यही चीज़ें जो हैं वो पॉलिसीज़ हर ड्राई पोर्ट पे एक हों, इम्पोर्टर्स के लिए आसानी हो कि वो माल को इम्पोर्ट कर रहा है एक्सपोर्ट के लिए। और ख़ास तौर पर ये देखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसी इम्पोर्ट जो गवर्नमेंट को पता हो कि आपके एक्सपोर्ट सेक्टर में लगनी है जी, उसके लिए ज़्यादा मराद देनी चाहिए बजाय इसके कि जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट है उसके। आपकी एक्सपोर्ट के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसके लिए ज़्यादा मराहत होनी चाहिए उन इम्पोर्टर्स के लिए। बिल्कुल तो फिर उम्मीद की जा सकती है और पॉलिसीज़ बेहतर होनी चाहिए कि इनकी कीमतें भी कम हों और जो हमारा कारोबारी तबका है उनके लिए आसान। अच्छा, हम शराज बात तो करते हैं कि राहत मिलनी चाहिए, सब्सिडी कारोबारी तबके के लिए होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे कारोबारी हजरात आते हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं जिनका मेजरली यही एक सेम पॉइंट होता है कि वी डोंट नीड सब्सिडीज, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए है। अच्छी गुड पॉलिसीज और अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म एक निज़ाम होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम अपने आप को और अपने कारोबार को बेहतर अंदाज से चला सकें। हमारे कई यूनिट्स बंद हो चुके हैं और इससे हमारा लेबर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो दी पीपल्स डोंट नीड सब्सिडीज,
उनको सब्सिडीज नहीं चाहिए, तो इस पूरे सूरत हाल में फिर गवर्नमेंट कारोबारी हजरात को सपोर्ट करने के लिए किस तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकती है? देखें, जब आपके मुल्क के अंदर IMF ओरिएंटेड बजट बनेंगे और उनकी डायरेक्शंस के ऊपर पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक उन IMF की बेड़ियों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। हाँ। लेट्स जस्ट से कि आप IPPs के मुआहदे आप कैंसिल कर रहे हैं और इसमें बिलाशुबा ये गवर्नमेंट के ऊपर जो क्रेडिट देना चाहिए वो देना चाहिए, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो बर वक्त तो नहीं, काफ़ी देर से किया, IMF के कुछ मुआहदे जो है कैंसिल किए हैं 5-6 के करीब, और मुझे लगता है कि बाकी भी होने चाहिए, सारे के सारे मुआहदे कैंसिल होने चाहिए। देन वी विल बी इन द पोजीशन के जहां पर हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को खुद हैंडल कर सकेंगे। जब तक हम अपनी इकोनॉमी को खुद हैंडल नहीं करने की पोजीशन में आएंगे, तब तक वी वुडंट बी एबल टू, जिस आप कह रही हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं दे पाएंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देने के लिए हमें इंडिपेंडेंट होना होगा, हमारे ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए, हमारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप कर्ज ले लोगे तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते ना। आप 2-4-5 तो क्लॉजेस को कैंसिल कर सकते हो, आप तमाम के तमाम IMF की शराइत को या उनकी कंडीशंस को बिल्कुल तो नहीं उसको बायकॉट कर सकते। बिल्कुल उनको पामाल नहीं किया जा सकता है। जाहिर बात है कि अभी उसमें जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होते तब तक तो हमें उस पर कर्जे चाहिए होंगे। तो जब तक वो लोन्स चल रहे हैं तब तक कुछ दरमियानी रास्ता अपना के, कुछ मुआहदे कैंसिल करके, एटलीस्ट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू बी इन द पोजीशन कि जहां पर हम इंडिपेंडेंट हो। हम तो वो ट्राई भी नहीं ना कर रहे, हम तो कह रहे नहीं जी IMF से चल रहा है तो चल रहा है, जिस तरह चल रहा है ऐसे चलना है, अगले लोन का वेट करते हैं, अगले लोन का वेट करते हैं। हम क्यों नहीं इंडिपेंडेंट हो पा रहे? हम हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपने IMF कंस्ट्रेंट की बात की मैंने, कि IMF की कंडीशन थी कि जो ताजर दोस्त स्कीम है उसके तहत आपने 20-25 अरब रुपया इकट्ठा करना ताजरों से टिल दिसंबर। दिसंबर सर पर है, 1 महीना रह गया है, नवंबर आ गया है, अभी तक 13 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। हाँ। ठीक है, आप इस स्कीम की जो है वो नाकामी देखें कि नोबडी इज विलिंग टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ इन दिस स्कीम। ये जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी में एक मिसाल है कि सज्जी दिखा के खब्बी मारना। उन लोगों को कहा कि आप 1000 रुपया टैक्स देंगे 1 महीने का, आप आ जाए कोई बात नहीं, स्कीम में रजिस्टर्ड हो, ये स्कीम आपके लिए बनी है। एमनेस्टी स्कीम याद होगी आपको, ये उसी तरह का कुछ गोरख धंधा है। तो अच्छा, वो आप रजिस्टर होते हैं, उसके बाद आपको पता लगता है वो 1000 रुपए नहीं था, वो तो 40,000 रुपए, 40,000 रुपए थे। तो ये जो है मामला बड़े खराब। और इस पूरी की पूरी स्कीम की जो पूरी की पूरी इसको डिजाइन किया गया वो बड़ी हैरानकुन रही है, जिसकी वजह से भी लोग इससे बहुत दूर भागे हैं कि चलो सिर्फ आपको अमाउंट पे करना हो तो वो तो एक है, लेकिन आपकी कितनी गज की दुकान होगी, कितनी जगह होगी, क्या होगा, उसके ऊपर आप ये सब फैसले कर रहे हैं। मतलब खुदा का नाम ले, थोड़ी सी अकल का मुजाहरा करते हुए बेहतर पॉलिसीज लेकर आए। लेकिन अगर नहीं आती और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है तो लॉन्ग टर्म इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, हम इस सवाल से बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन। कारोबारी सूरत हाल तो जो कि तो ही है, हम देख रहे हैं कि कुछ भी अगर इसमें तब्दीली आई है, खुशगवार तब्दीली है, अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है एक्सपोर्टर्स की अपनी ही काविशों की वजह से। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें बेहतर पॉलिसीज नहीं दे पाती है, बेहतर तरीके से डिसीजन मेकर नहीं बनती है, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि भाई हम महंगाई को 1 डिजिट पर ले आएँ, ये सिर्फ कागजों की हद तक है। ग्राउंड रियलिटीज़, हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है, और बरक्स हकीकत को अगर हमें वाकई ही जो डॉक्यूमेंटेशन में है उसके मुताबिक लाना होगा तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन शराज, अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं आती हैं और इसी तरह से जो हालात है वो चलते रहते हैं तो इसके हम अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्या इसके नतीजे निकल के आएंगे। पॉलिसीज तो नहीं होगी, हालात इसी तरह से अगर चलते रहे, एक्सपोर्टर अपनी मदद आपके तहत एक्सपोर्ट को बढ़ाते रहे, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, क्या देख रहे हैं, इन फ्यूचर क्या होने वाला है? रिजल्ट ये होगा कि फिर वोट नहीं मिलेंगे। वो तो हमें चाहिए भी नहीं, हम खुद ही हुकूमत बना लेते हैं। ये भी मेक सेंस। अच्छा, ये ऐसा है कि फिर यही होगा कि फिर नफ्सा नफ्सी का दौर रहेगा, हर शख्स होगा वो अपने मदद आपके तहत जो अपनी एक्सपोर्ट बेहतर करने, अपने कारोबार को बेहतर करने की कोशिश करता रहेगा। लोगों ने सर्वाइव तो करना है ना, किसी ना किसी शेप और फॉर्म में सर्वाइव तो करना है। फिर लोग क्या करेंगे, लोग जिस तरह अभी बड़े बड़े यूनिट्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर अपना यूनिट बंद नहीं किए, अपने कारोबार बंद नहीं किए, लेकिन उन्होंने फॉर द सेफ साइड UAE के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर
अपनी फैक्ट्रीज लगा ली हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, मुझे भी आपकी बात से ख्याल आया कि FCCI के इलेक्शंस को भी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुके हैं, तो जो नई कैबिनेट आई है उसमें कुछ नई चीज़ें, कोई नई तब्दीलियां आपने देखी जो कारोबारी तबके के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं? ये इतनी जल्दी इट इज़ टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट दिस। बहुत जल्दी है, क्योंकि 3-4 महीने तो समझने में चीज़ों को लग जाता है। अभी तो स्टैंडिंग कमेटीज जो है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अभी तक मुकम्मल हो पाई है। अभी तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 1-2 महीने लगते हैं सिर्फ अपनी कायमा कमेटियाँ, 100 से ज़्यादा कमेटियाँ होती हैं, वो अपने मेंबरान्स के अंदर बांटनी होती हैं और सबकी जिम्मेदारी लगानी होती है। तुम ये करोगे पूरा साल, तुम ये करोगे, तुम रेलवे संभालोगे, तुम महकमा औकाफ संभालोगे, तुम कॉरपोरेशन संभालोगे। तो ये तमाम अभी कमेटी वो चल रहा है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट से मुलाकातें शुरू होंगी, एम्बेसडर्स आना शुरू होंगे, फिर जो ताल्लुकात बनना शुरू होते हैं, फिर डेलीगेशंस फॉर्म अप होते हैं, फिर सो एंड सो फोर्थ। तो अभी तो फिलहाल बिल्कुल अर्ली स्टेज है, लेट्स सी के क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप बात करें 3-4 चीज़ें मैं आपको हैवी चीज़ें गिना देता हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बिजली की प्राइसेस। बिजली की प्राइसेस जब तक कम नहीं होंगी, ये मैं आपको शर्तिया कहता हूँ। पूरे के पूरे मुल्क के मसाइल एक तरफ और बिजली की प्राइस दूसरी तरफ। अगर बिजली की प्राइस कम नहीं होती है, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आपके सेल्स टैक्स रिफंड्स, DLTL रिफंड्स जो हैं वो अगर बर वक्त जारी नहीं होते हैं, एक्सपोर्टर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्टर्स का ही वो सरमाया है, उन्हीं का वर्किंग कैपिटल होता है जो कि आपके पास फंसा होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर एक बेहतर पॉलिसी ऐसी बना दे कि 72 घंटों में कि ऑटो पायलट पे लगा दिया जाए कि 72 घंटों में आपके रिफंड्स जो हैं वो आपको मिल जाया करेंगे। एक वो दूसरी चीज़ ये। और तीसरा है कि अगर गैस नहीं आती है, अभी हम सुन रहे हैं कि आगे आने वाले 3-4 महीने में, क्योंकि सर्दियां हैं, मौसम है सरमा में, ऑब्वियसली वहाँ पे गैस तो होती नहीं है, तो अब तो पूरा साल भी नहीं रही, पूरा साल भी नहीं रही। सरमा वाला तो वो कॉन्सेप्ट निकल गया ना, अब तो मौसम गर्मा में भी नहीं आई। अब गर्मी में नहीं आई तो फिर सर्दी में क्या हाल होगा? सर्दी में क्या, फिर तो हम लकड़ी के दौर में चले जाएंगे ना। तो फिर वो अभी आपकी अल्टरनेट गैस कौन सी, RLNG या LPG? RLNG जो इम्पोर्टेड गैस है उसकी प्राइसेस कम होनी है, और उसकी प्राइसेस कम हो और उसकी अवेलेबिलिटी हो, सबसे बड़ी बात ये उसका अभी से प्लान बना लिया जाए। अच्छा, अभी से प्लान बनाएंगे तो अगली सर्दियां अच्छी गुजर जाएंगी। तो उसका प्लान बनाया जाए 4-6 महीने का, कि कम से कम हमारे पास इतनी सफिशिएंट गैस मौजूद हो कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को दे पाएं। अच्छा, दूसरा ये कि फिर उसके बाद ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपकी अगर स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि हम 6-7 महीने अच्छा सर्वाइव कर सकेंगे। अभी फिलहाल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको कहा जाता है, अभी वो हम उस फेज में है। हम ये नहीं कह सकते जी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दें यहाँ बैठकर, और गवर्नमेंट जो है वो बेयर मिनिमम के ऊपर बात करें। हम बेयर मिनिमम, ये दिस इज द बेयर मिनिमम। अगर हम बेयर मिनिमम कर लें तो यही बहुत होगा। अगर 6-7 महीने हमारे गुजर जाते हैं, अच्छा सीजन गुजर जाता है, तो फिर उसकी बाकी अगले साल देखेंगे क्या करना है। लेकिन ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि वाकई अभी से अगर प्लानिंग शुरू करेंगे तो शायद वो इस वाले विंटर आने वाले साल में भी वो बहुत खुशगवार तब्दीलियां लेकर आएंगे। ये नहीं होता कि कोई आफत आ गई और उसके बाद आप सोचें कि हो अब इस पे क्या करने हैं। उसके पहले ही उसकी तैयारी कर लेने से हम आने वाले बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात और नाखुशगवार नताइज से बच सकते हैं, अगर हमें अपने मुल्क की मैशत को, उसकी इकॉनमी को बेहतर अंदाज से चलाना है। और हर कारोबार में नफ़ा और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा होता है कि हमें नफ़ा हो। तो नफ़े के मार्जिन के हवाले से अगर फजील बात की जाए तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल क्या मार्जिन रहा है छोटे कारोबार करने वाले को बड़े कारोबार करने को, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें? देखें जीनत, पिछले साल की निस्बत तो इस साल कारोबार ही कारोबार ही नहीं रहा है तो नफा क्या होगा? ये कहें कि नफा क्या, कारोबार रहा या नहीं रहा। तो जब कारोबार ही नहीं होगा तो नफा कहाँ होगा। लेकिन ताजर जो हैं वो दुकानदार वो अपना नफा तो नहीं छोड़ते। वो बेशक अगर पिछले साल एक दिन में 200 ये जो हम इतना देखते हैं कि ये मसनूई महंगाई और मसनूई ये चीज़ें आर्टिफिशियल सारी चीज़ें और गवर्नमेंट रेट पे सब चीज़ें नहीं आ पाती, फिर कारोबारी हजरात भी इस चीज़ पे मतलब एक रेडी बान भी इस चीज़ पे आके मजबूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं से तो उसने अपना प्रॉफिट निकालना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा महंगाई है, फिर मसनूई महंगाई आ जाती है। देखें, ये बात मैं आपको बताता हूँ, जो रेट लिस्ट जारी होती है ना हमारी मार्केट कमेटी जो करती है जारी रेट लिस्ट, मार्केट कमेटी के वो मेंबरान रेट लिस्ट बनाते हैं जो विजिट ही नहीं करते मंडी का। हाँ। अगर उन्होंने शाम को किसी बंदे ने जाते जाते, मेरे जैसे बंदे हैं जिसको कुछ भी नहीं पता, उसने कहा ना प्याज मैंने यार 80 रुपये किलो ले प्याज, उन्हें लिख देना 82। अच्छा, ये रेट लिस्ट बन गई। अच्छा, उसने वहाँ पे ही लिख देना। मैंने अगर कहा कि आलू मैंने 70 रुपये लिए हैं तो उसने सुन के कहना अच्छा 75 लिख दो कल के लिए। इस तरह से आपकी रेट लिस्ट तैयार होती है।
वो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है अप्रूव भी कर देती है। अच्छा, जब आपने अप्रूव कर दी है वो रेट लिस्ट, तो कम से कम आप मार्केट के अंदर निकलें, चेक तो करें। वो आपने हर दुकानदार को लगाया है कि ये रेट लिस्ट आपने लेनी है, वो 20 रुपए की रेट लिस्ट देते हैं। जो बंदा आता है दुकानदार से 20 भी ले जाता है, रेट लिस्ट उसने अपने पास रख के साइड पे लगा देनी। हर चीज़ आप फल, सब्जी, सब्ज मसाला जात कोई भी चीज़ देख लें, आपको रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर आप ये देख लें। उसकी वजह यही है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसका चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो जो मुनाफाखोर हैं ये तो उनके लिए बहुत आसानी बन जाती है मुनाफाखोरी करने की। तो अगर आपकी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो आपकी रेट लिस्ट के ऊपर जो अमल दरामद करवाना शुरू कर देगी तो मसनूई महंगाई जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह से आपकी जो दूसरी अशिया खुर्दोनोश हैं, दालें हैं, चने हैं, जो गल्ला मंडी से रिलेटेड या फिर जो गरम मसाला जात हैं, उनकी रेट लिस्ट भी हर माह जारी की जाती है, लेकिन उसके ऊपर भी आपका ज़िला इंतज़ामिया कभी चेक एंड बैलेंस नहीं किया। जब कोई बहुत ज्यादा शोर बहुत ही निचले तबके से देखना पड़ेगा कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और इसी तरह से हम अपने कारोबार को भी फ्लरिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कारोबार के हवाले से तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रीज को दरपेश मसाइल के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्री को मैनेज किया जा सकता है। वर्कर्स की वेलफेयर के हवाले से बात करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा हमारा लेबर मुतासिर होता है। और क्योंकि हम देखते हैं कि हर फैक्ट्री, हर मिल, हर इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी अपनी जगह, चाहे वो छोटा यूनिट लगा के बैठा है या बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहा है, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि इसके पीछे होते हैं, जो बाहिर हमें शायद दिखाई नहीं दे रहे होते। जब हम बात करते हैं तो हम कलेक्टिवली बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के जो मौजू है, आज के जो मेहमान हैं, उनसे हम खास तौर पर ये बात करेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के हवाले से, कि किस तरह से इंडस्ट्री को ग्रोथ दी जा सकती है, उसकी ग्रूमिंग के हवाले से किस तरह से कारोबार में वसअत लाई जा सकती है, और साथ ही साथ लेबर जो कि किसी भी इदारे की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है, लेबर की वेलफेयर के हवाले से, लेबर्स के क्या हकूक है, लेबर्स के लिए किस तरह से ये काम कर रहे हैं। और क्योंकि फैसलाबाद के लिए बड़ी एहसास की बात है कि आज के हमारे मेहमान जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी का हिस्सा भी बने हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है। पहले ये मैं बता दूं कि हमारे आज के मेहमान हैं जी नासिर अली ज़िया साहब, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट MTM, और उन्हीं के साथ साथ अभी एजाजिया तौर पर, जो कि ना सिर्फ इनके हिस्से का एहसास है बल्कि पूरे फैसलाबाद के लिए बड़ी एहसास की बात है कि ये मेंबर बने हैं गवर्निंग बॉडी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ऑफ पंजाब के, जिनका डायरेक्टली CM से इसकी क्लियरेंस होती है। उसके बाद ये सिलेक्ट किया जाता है। ये पूरी की पूरी वेलफेयर वर्कर्स के लिए काम करती है। इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को, इसके वर्किंग स्टाइल को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी के पूरे वेलफेयर के अंडर वर्कर्स के लिए कितनी मराहत होती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और इनके लिए अब आने वाले दिनों में किस तरह के चैलेंजेस हैं। तो अपने मेहमान की तरफ बढ़ेंगे, विदाउट वेस्टिंग टाइम उनसे बात का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले उनको मुबारकबाद देंगे कि उनके हिस्से में इतना बड़ा ये एक जिम्मेदारी आई है, तो इस जिम्मेदारी के लिए वो किस तरह से तैयार है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का, और बड़ी मुबारक हो आपको कि आप एक ऐसी बॉडी का हिस्सा बने, क्योंकि आपका काम वैसे भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के हकूक के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, वेलफेयर्स के साथ मिलकर, ये भी एक बहुत एजाज़ की बात होती है। और जैसे कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले नासिर साहब से मैं बात कर रही थी, उनकी बर्थडे भी अभी गुजरी है, तो बहुत बहुत आपको उसके हवाले से मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और आप इसी तरह से काम करते रहें। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस बॉडी का हिस्सा बन के आपको कैसा लग रहा है, पर्सनली क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह से आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि आप काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सल्लल्लाहु अला हबीब सय्यदिना मुहम्मद व मा हुवा अहलु। देखें, वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है जी, और इसमें डेफिनेट इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी हैं और सेक्रेटरी जो हैं इनको लीड करते हैं एज ए चेयरमैन। फिर यूनियन, वर्कर यूनियन से भी पार्टिसिपेशन होती है
और अदर भी टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जैसे वर्कर वेलफेयर स्कूल में कॉलेजेस वगैरह आते हैं, फिर इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर जो हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं वो होते हैं। तो इस तरीके से ये एक ब्लेंड है 8 से 10 लोगों का, जिसमें इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है और वर्कर की भी रिप्रेजेंटेशन होती है। और मैं ये समझता हूँ कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट अदारा है जी। सबसे पहले मैं बताऊँ कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस वो इंडस्ट्री की तरफ से चल रहे होते हैं, वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है, और कि तमाम एक्सपेंसेस जो है वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है वो बियर करता है। इसके अलावा आपके जो हाई प्रोफाइल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसके ऊपर इनका बड़ा अमल दखल है। वर्कर वेलफेयर बोर्ड क्या क्या कर रहा है इसमें, सबसे पहले तो जितनी भी आप बेशक पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, वर्कर्स के बच्चों की जितनी फीसें हैं वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड रिफंड करके देता है। बिल्कुल ठीक। इवन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किसी वर्कर का मेडिकल में एडमिशन हुआ है किसी वर्कर के बच्चे का और उसकी 10 लाख रुपए फीस है, तो वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है वो उसको पे करता है, पे बैक करता है। सो क्योंकि एक आम वर्कर जिसकी 40-50,000 सैलरी होती है, तो उसका तो ख्वाब ही रह जाता है कि उसका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ना बने। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड का बहुत बड़ा स्कोप है और इसको मज़ीद जो है रेगुलेट करने की, रिफाइन करने की, इसकी क्वालिटी इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो वो हम इंशाल्लाह एक फ़र्स्ट मीटिंग हुई है अभी, तो उसमें मुख्तलिफ एजेंडा थे। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी मैरिज ग्रांट है, डेथ ग्रांट है और स्कॉलरशिप्स हैं, इन स्कीमों को इमीडिएट जो है वर्कर तक पहुँचाएँ, जिसका जो राइट है वो साल, 2 साल, 3 साल की बजाय जो है विद इन 3 से 4 मंथ जो है उनको मिले। क्योंकि असल फ़ायदा तभी होता है कि एक वर्कर है, उसने कहीं से फीस पे करती है और उसके पास पैसे नहीं है और हार्डली वो अपने घर का चूल्हा चला रहा है, तो उसका जो फीस है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट अदारे को वर्कर वेलफेयर बोर्ड के थ्रू करें। इसमें लास्ट डिस्कशन हुई है, तो इंशाल्लाह विदिन 1 और 2 मीटिंग्स जो है हमें किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इनका है। दूसरा जो अहम शोबा इस बॉडी के अंडर है वो है लेबर कॉलोनीज़। अच्छा, आपको पता है कि वर्कर की रेजिडेंस के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना सिर्फ सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, बल्कि ऑलमोस्ट इंटीरियर सिंध से भी लोग काम करते हैं जी। तो जब वो वहाँ से आते हैं, यहाँ पे उनके रहने सहने के मसाइल होते हैं, तो इस चीज़ को भी हम रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी बोर्ड में सबसे पहली सजेशन ही ये है कि जितनी भी कॉलोनीज हैं उनका लिंक जो है इंडस्ट्री के साथ बिल्ड किया जाए। ओके। क्योंकि जब तक आप एक्चुअल स्टेक होल्डर को इंगेज नहीं करेंगे, आप उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं ले सकते। सही। अभी क्या है, अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट तो ये बहुत अच्छा है लेबर कॉलोनीज का, लेकिन जब किसी वर्कर को अलॉट हुई, उसने वो आगे सेल कर दी। अब वहाँ पे रहने वाले मोस्टली कॉलोनीज में मेरा ज़ाती असेसमेंट है कि मोर देन 80% उन लेबर कॉलोनी में रहने वाले लोग जो हैं वो वर्कर नहीं हैं। हाँ। वो सेल और जो कि इसकी रूह के खिलाफ है। बिल्कुल सही। जो इसका लॉजिक था या कंसेप्ट था वो ये था कि इंडस्ट्री में काम करने वाला इंडिविजुअल या फैमिली उसको क्वार्टर मिले, उसको जगह मिले, ताकि वो आसानी के साथ उसको एक छत मिल जाए, अपने सुकून और ईमानदारी के साथ, अपने जो डेडिकेशन के साथ जो है वो अपनी इंडस्ट्री में काम करे। पहले जो यहाँ पे मौजूद थे और अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर क्यों नहीं किया कि इस तरह की कॉलोनीज जो कि जैसे कि बॉडी का नाम भी बड़ा खूबसूरती के साथ वर्कर्स के ही बड़े वाजे होता है कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड, तो वर्कर्स के लिए काम हो रहा है, लेकिन वर्कर्स को जरूरत क्या पेश आती है कि वो दोबारा से रीसेल करके चले जाते हैं। इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस आप कैसे रखेंगे कि अब जो कॉलोनियों के हवाले से आप डिसीजन लेंगे ताकि वो आया रीसेल ना हो और जो फायदे और जिस मकसद के लिए बनाई जा रही हैं उससे वर्कर के हद तक ही वो फायदा उठा सकें। यस, मेरी इसमें चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट थी कि हम इसको इस तरीके से लेके चलें कि जो नई कॉलोनीज बन रही हैं या बनाने जा रहे हैं, या जब भी इसका जो है PC1 बनता है, तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री को इंगेज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इंडस्ट्री में 18,000 लोग काम कर रहे हैं और उस एरिया में
कोई कॉलोनी बन रही है और बाकी इंडस्ट्रिया सबके जो है मैनेजमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दें और फिर वहाँ पे हम ये प्रूव करवाएं, ये देखें, उसका बैकग्राउंड चेक करें कि क्या ये एक्चुअल वर्कर है। और फिर वर्कर से मैं इस कंसेप्ट में हूँ कि किसी को आप अलॉटमेंट कर दें और फिर वो काम ना करे तो जो जिसका हक है उसको तो ना मिला, ये उसके पास पहुंच गया जिसने काम नहीं किया और उसको आगे सेल कर दिया, जो एक्चुअल हकदार था उस तक वो हक ही नहीं पहुंचा। तो मेरा इसमें सोच ये है कि जब तक वर्कर है उसके पास वो अकोमोडेशन रहनी चाहिए, उसके पास फैसिलिटी रहनी चाहिए। अगर वो काम नहीं करता तो उसके पास वो फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का कंसेप्ट ये है कि देखें एक दफा जब वर्कर को दे दिया तो उसमें वो सेल करे, रीसेल करे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इसका जो है ना वो बेसिक जो है ना मकसद जो है वो फौत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको रेगुलेट करवाने की जरूरत है। तो यहाँ तक आपका ये सवाल है कि पहले लोगों ने नहीं किया, हर बंदा कुछ ना कुछ अपने स्कोप के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक जो है ना इसमें रोल प्ले करता है। मे बी मेरे से आने वाले पहले बोर्ड जो हैं वो इतने इंटरेस्टेड ना हो, मे बी उनके पास इस चीज़ की सोच ना हो। चूंकि मैं इंडस्ट्री से रिलेशन रखता हूँ, मेरा थ्रू आउट जो है इंडस्ट्री से आता है और मैं इसके निशेबो फराज, प्रोज एंड कॉन्स और रिक्वायरमेंट्स, मसाइल, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से। इसलिए मैंने बोर्ड को ये तरजीह दी, तरगीब दे रहा हूँ और उनसे जो है वो बाज़ाब्ता जो है इस चीज़ के ऊपर मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है इसको रेगुलेट करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को रेगुलेट करने का है। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे जो है एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपका इंडस्ट्री के साथ भी ताल्लुक है और बड़ी सारी आपकी उसमें काविशें रही हैं, इस हवाले से तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से पूरे फैसलाबाद और पाकिस्तान के हवाले से गिर देखे लोग आपको जानते पहचानते, आपकी काविशों को सराहते हैं। जैसे कि आपने लेबर के हवाले से बात की, मैं हमेशा से ख़वातीन पर बात करने के बड़ी कायल भी रहती है और मैं बड़ा क्यूरियस भी होती हूँ कि मैं उनके बारे में जानूँ। MTM एक ऐसा नाम है जो ख़वातीन को एम्पावर करने में बहुत ज़्यादा, ख़वातीन वर्कर्स को एम्पावर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। क्योंकि अब वर्कर्स के हवाले से बात हो रही है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पे भी रोशनी डालें कि ख़वातीन को एम्पावर करने में, उनकी सलाहियतों को बरोकार लाने में MTM अपना क्या किरदार अदा कर रहा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट मेरे CEO शाह नज़ीर साहब जो मसूद टेक्सटाइल के ओनर भी हैं, ये उनका विजन था जो उन्होंने मुझे 2001 में दिया, 2001 में। देन आई स्टार्टेड अ वर्क और फैसलाबाद उस वक्त जो है एक आप कह लें कि बड़े गांव का दर्जा रखता था या वही कल्चर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इम्प्रूव किया है सिटी ने भी और यहाँ पे कल्चर ने भी बड़ा इम्प्रूव किया है। तो बड़े मसले मसाइल थे। फैमिलीज़ ये समझती थी कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं उनको फैक्ट्री में जाके काम नहीं करना चाहिए, जबकि उनको ये नहीं पता कि इंडस्ट्री के बगैर जो है वो सर्वाइवल ही नहीं है। मैंने खुद इनिशिएटिव लिए, मैं पोटेंशियल एरिया में गया, यहाँ पे वुमेन अवेलेबल थी, उनके पेरेंट्स से मीटिंग की, उनकी फैमिली से मीटिंग की, उनके पेरेंट्स और जो उनके फैमिली को टेक केयर कर रहे थे उनको अपनी इंडस्ट्री का विज़िट करवाया, उनको बताया कि यहाँ पे हम ट्रेनिंग देंगे। सबसे पहले हमने ट्रेनिंग सेंटर बनाए, फिर उनको वहाँ पे कल्चर या एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2001 से स्टार्ट किया। आज इंडस्ट्री में जिस पेस के साथ और जिस तकवीयत के साथ और स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर हमने इनिशिएटिव लिया, आज 25% से ज़्यादा मसूद टेक्सटाइल में ख़वातीन हैं। ना सिर्फ वी आर लीडिंग इन द इंडस्ट्री एंड वुमेन एम्पावरमेंट, बल्कि सिंस 2014 टिल 2023 और रिसेंटली अभी अवार्ड ड्यू है, तो ये 2014 से लेके आज तक फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जो है वो मसूद टेक्सटाइल के साथ है। मैंने इस चीज़ को मेरे CEO का जो विजन था उसमें मुझे तकवीयत मिली जब मेरे जहन में आया कि बिजनेस कम्युनिटी में स्टार्टिंग फ्राम टॉप टू बॉटम जो है वो मैन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को मलहूज़ खत रखते हुए एक अलग बात है, अगर हम शुरू से करें
तो हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बिल्कुल, नाम ले बिल्कुल, तो दुनिया की रिचेस्ट बिल्कुल। ट्रेड- और उन्होंने ट्रेडिंग वाली वुमेन जो बिल्कुल, है और उनके खातीन जरिए है और उम्महातुल मोमिनीन में से बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने जो है उनसे बड़ी बिजनेस तो स्टार्ट एग्जाम्पल किया, सर उनसे वाकई बड़ी कोई एग्जांपल नहीं हो नहीं है। सकती। और तो फिर ये हम एग्जांपल खवातीन को और अपनी बेटियों को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि खवातीन के हवाले से बात होती है तो अपॉर्चुनिटीज उनको देना, उनको बराबर का हक देना कि वो भी आगे बढ़कर उस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। खवातीन के हवाले से हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करें, क्योंकि ख़वातीन को आज भी हमारे माशरे में आगे लाने में बहुत सारे लोगों का किरदार हो सकता है। इंडस्ट्री उसमें अपना क्या किरदार अदा करती है, MTM उसमें अपना क्या किरदार अदा कर रही है, हम इसी हवाले से बात कर रहे थे। ख़वातीन को मुस्तहकम करने में, उनको मजबूती देने में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस देने में हमारी इंडस्ट्री का क्या किरदार हो सकता है, कहाँ पर क्या हडल्स फेस करनी पड़ रही हैं, उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। नाज़िर साहब, आपने एक प्लेटफॉर्म तो बड़ा ही मौसर दे दिया ख़वातीन को। 2001 से आपने कहा कि सिलसिले का आगाज हुआ और तब तो शायद फैसलाबाद में इस तरह का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लोग फैक्ट्री सिस्टम को आज भी बड़ा खराब समझते हैं कि अपनी बेटियों को वहां पे ना भेजा जाए। हालांकि अब फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी तादाद में खवातीन काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के जहनों में ये भाम है कि पता नहीं फैक्ट्री का माहौल कैसा होता है। तो आप किस तरह से खवातीन के हवाले से वर्किंग इन्वायरमेंट को किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि वो सिक्योर हो, कंफर्टेबल हो, किसी लिहाज से उनको काम के अलावा किसी चीज का स्ट्रेस ना हो? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो मैं पिछली जो है लाइन अपनी मुकम्मल कर लूं। जरूर, खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हजरत फातिमा बिन्त अब्दुल्ला जो है जी, हजरत उमर फारूक ने उनको एज ए प्राइस मजिस्ट्रेट मुकर्रर जी, किया, जी। जिनके थ्रू जो है उन्होंने मार्केट को कंट्रोल करवाया और डिसिप्लिन चीज़ों को करवाया। सो ये खवातीन ही हैं। फिर अल-क्वावाई यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी उसकी वाइस चांसलर, और फिर आप यूरोप वाली साइड पे चले जाएं तो मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो है CEO जो हैं वो खवातीन मिलेंगी। पाकिस्तान में ये एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ तक इन चीज़ों का, और पाकिस्तान में कमोबेश 50% के ऊपर पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है खवातीन की। दिस इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप 50% रिसोर्स को यूटिलाइज ही नहीं करते तो आप कैसे ख्याल कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकेंगे, अपलिफ्ट कर सकेंगे जी। तो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री का मामला था मसूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का। तो डेफिनेट जब इनिशियल हमने एंगेजमेंट की फीमेल की, उनको ट्रेनिंग दी, तो वो वाला कल्चर नहीं था। तो वो खवातीन जो है उन्होंने वो इंटरेस्ट नहीं लिया और आहिस्ता आहिस्ता गायब होनी शुरू की। फिर मैंने उसका स्वॉट एनालिसिस किया और वीकनेस एरिया के ऊपर फोकस किया कि वो कौन सा एरिया है जिसकी वजह से। तो उसमें ये था कि कम्युनिकेशन और ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है उसको वेल डिफाइन किया जाए, ताकि अगर किसी का ग्रीवेंस है, किसी खातून को मसला मसाइल आता है या कोई छोटी मोटी बात आती है तो फौरी तौर पे उस कमेटी के पास जाए और उसका मसला सॉल्व करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से इमीडिएट जब उनको जो है रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, उन्होंने फिर इस माहौल को जाके देखा और आज वो फील करती हैं कि मसूद टेक्सटाइल फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री हो, अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 फैक्ट्रियाँ हैं हमारी, तो किसी में भी काम करें उनको घर जैसा माहौल मिलता है। हरासमेंट के ऊपर और इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर हमारी कंपनी की पॉलिसी है, वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस किसी भी लिहाज से। ऑल्दो एक लीगल प्रोसीडिंग होती है, मुकम्मल इंक्वायरी होती है, प्रोसेस है अंडर डिसिप्लिनरी एक्शन, बट वी नेवर स्पेयर एनी बॉडी इवन अ सिंगल और माइनर हरासमेंट। जिसका जितना जो कसूर है उसको प्रॉपर जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो इस चीज को जो है वो बाकी इंडस्ट्री को भी तरवीज मिली। तो मैं ये कहने में खुशी महसूस करता हूँ, हेजिटेट नहीं करता कि मसूद टेक्सटाइल वो अदारा है जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट को इनिशिएटिव लिया और वो पायनियर है। और जो वुमेन एम्पावरमेंट हैं उसमें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मसूद टेक्सटाइल का कोई कंपैरिजन नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तकवीत दी। आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल के ऊपर बल्कि वर्ल्ड वाइड
यूरोपियन कस्टमर और अमेरिकन कस्टमर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि मसूद टेक्सटाइल ने जिस तरीके से ख़वातीन के ऊपर काम किया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंटिन्यू किया हुआ है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आपका लेबर ख़ास तौर पर आपकी फीमेल लेबर वो बहुत ज़्यादा खुश है तो वो उतना ही ज़्यादा, क्योंकि ख़वातीन किसी काम में जुड़ जाती है ना तो उस पर अपना 100% 1000% देने की कोशिश करती है। इनका जो वेस्टेज ऑफ टाइम है और ये वो बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी क्वालिटी लेवल बहुत, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन के साथ काम करती हैं, तो ना सिर्फ इनकी जो एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट जरूरी है बल्कि इनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी बेहतर होती है व्हाइल कंपेयरिंग विद मेल ऑपरेटर। मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, बट दिस इज रियलिटी। बिल्कुल इनकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली बेटर है व्हाइल कंपेयरिंग विद मेल ऑपरेटर्स या मेल वर्कफोर्स। अच्छा, एमटीएम खवातीन के लिए तो इतना मौसर माहौल दे ही रहा है, तो अगर इंडस्ट्री के खुद को दरपेश चैलेंजेस की बात करें, एमटीएम को और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सभी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो कैसे मसाइल हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं? देखें, ये ना बड़ी आम फहम है। मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री के अलावा भी आम सिविल सोसाइटी में भी लोग जानते हैं और जान रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री के मसाइल हैं। सबसे पहले तो एनर्जी क्राइसिस थे, अभी कंटिन्यू किया हुआ है उन्होंने। इसके बाद ऑलमोस्ट 200 से 300 टाइम जो है एनर्जी की जो है वो कास्ट बढ़ गई जी। हमारे जो भी ऑर्डर होते हैं वो प्राइस को इंटरनेशनली मीट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक गारमेंट्स किसी भी कस्टमर को $5 का वो चाइना से मिले, वो इंडिया से मिले, वो बांग्लादेश से मिले और वही जो है पाकिस्तान से मिले, तो वो फिर देखेगा कि इसमें बेहतर क्वालिटी किसकी है। अगर क्वालिटी भी सेम हो और प्राइस में हम $5 से ऊपर चले जाएं, वो प्राइस बीट ना कर सकें, तो उनको जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्राइस बीट नहीं कर रहे जी। वो उस कंट्री में चले जाएंगे, उस सेगमेंट में चले जाएंगे जहां पे उनको वो प्राइस मिलती है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नंबर 2, रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से जो भी पॉलिसी हैं, प्रोसीजर्स हैं, अगर तो अवेलेबल हैं तो उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको बनाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सो किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकती जब 2 मेजर स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, ये आपस में इफ दे विल नॉट पुट देयर हेड्स एंड शोल्डर टुगेदर, ना पॉलिसी अच्छी बनेगी, ना रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ना सही टाइम के ऊपर हम अपने कस्टमर को जो है वो सर्व कर पाएंगे। सो आज के दौर में जो है ना, सर्विस प्रोवाइडर लोग जो हैं, जिस कस्टमर को आप टाइम पे सर्विस देंगे, बेटर क्वालिटी देंगे, वही आपके साथ काम करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हमारे साथ, इंडस्ट्री के साथ जो है वो सर जोड़ के बैठना चाहिए, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछें और उनसे मसाइल पूछें। जैसे मैंने एनर्जी क्राइसिस बताया, इस तरीके से अदर मामलात हैं। बट एट द सेम टाइम ये मैं आपको बताऊं कि मेरा जिन लोगों के साथ वास्ता पड़ता है सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मैंने बहुत सा पोटेंशियल गवर्नमेंट के इदारों में भी देखा है। उस पोटेंशियल को यूज़ करने की ज़रूरत है। बास का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से गवर्नमेंट चेंजेस होती रहती हैं, उस वजह से भी फर्क पड़ता है। तो हम अपनी एक्सपोर्ट को, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्काई इज द लिमिट फॉर टेक्सटाइल इन पाकिस्तान, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं अपनी सही तरीके से मॉनिटरिंग करें, चीज़ों को रेगुलेट करें, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें, तो आज जो 16.5 बिलियन की 6.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हम विद इन अ ईयर और सो इसको डबल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस 16.5 बिलियन की एक्सपोर्ट के ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 25 मिलियन पॉपुलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मिंग अप टिल शिपिंग दी गारमेंट, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट से वाबस्ता है। बिल्कुल सही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें बहुत सारे सप्लायर होते हैं और बहुत सारे, अगर इसको डबल कर देते हैं तो डेफिनेट एम्प्लॉयमेंट भी डबल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और पोटेंशियल इज देयर बिकॉज के टेक्सटाइल, पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हमारे पास फुल पोटेंशियल मौजूद है कि हम मोर एंड मोर कॉटन ग्रो कर सकते हैं। उसमें भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं
कि जी कॉटन ग्रोइंग एरिया में शुगर केन चला गया, तो हमारे पास पूरा बलोचिस्तान पड़ा हुआ है जिसमें हम ना सिर्फ कन्वेंशन कॉटन बल्कि ऑर्गेनिक और रिजनरेटिव कॉटन को जो है कंसेप्ट दे सकते हैं। तो ये नए कंसेप्ट हैं क्योंकि दुनिया आज इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है। तमाम यूरोपियन अमेरिकन कस्टमर वर्ल्ड वाइड टॉप रैंक कस्टमर क्लाइंट या आप कह लें कि ब्रांड जो हैं वो इस चीज़ को तरवीज देते हैं कि इफ़ यू आर इनोवेटिव एंड वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी तो देन वी विल वर्क विद यू। और ऑर्गेनिक और रिजनरेटिव से बना हुआ गारमेंट जो है वो कंपैरेटिवली हायर प्राइसेस के ऊपर मार्केट में जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो मसाइल हैं उसका बड़ा खूबसूरती से आप हल भी बता रहे हैं कि अच्छा ये इसका हल हो सकता है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर क्या वजह, आप कहाँ पे आप क्या वजह देखते हैं कि स्टेक होल्डर और गवर्नमेंट ऑन बोर्ड आके इन पे बात नहीं कर पाती? कहाँ पे आपको लगता है कि कमी है, लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कि आपने इतनी खूबसूरती से हमारे ऑडियंस को बता रहे हैं कि ये कर सकते हैं हम, ऐसा हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद हम बहुत सारे मसाइल में घिरे और घिरते चले जा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडस्ट्रियलिस्ट को और गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड आने से रोक रही है? देखिए, मैं ना एक चीज़ जो है ना हमेशा इस चीज़ का शेयर करता हूँ आम सिविल सोसाइटी में भी बैठे हुए, कि विजन की एक वैल्यू होती है। हाँ। सबसे पहले ये दोनों चीज़ों में मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल या अदर जो जिम्मेदारान हैं गवर्नमेंट में, उनके अमल दखल ना होने की वजह से या लेस इंटरेस्ट की वजह से जो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि टेक्सटाइल में 10 से 12 कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। हमारे कंपेटिटर पाकिस्तान के अलावा कंबोडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, तुर्की है, चाइना है, इंडिया है। तो यही वो कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया को टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा और उनके के साथ मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि वक्त हो गया। छोटी सी ब्रेक है, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एफएम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ख़वातीन के हवाले से भी हमने कोशिश की कि हम आपको बताएं कि किस तरह से इंडस्ट्री अपना किरदार अदा कर रही है, और फिर उसके बाद इस बात पर बात करना भी बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस किस्म के सेक्टर्स काम कर रहे हैं और उनको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। मसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन मसाइल पर बात करने की बजाय मसाइल के हल पर बात करना भी बेहद ज़रूरी है। बेशक हम सब लोग मिलकर मर्द, ख़वातीन और इंडस्ट्रियलिस्ट, मालिकान सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में अपना बेस्ट दिया जा सके, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना भी बेहद ज़रूरी है। तो हमने कोशिश की अभी ब्रेक से पहले इस बात का आगाज़ किया कि किस तरह से जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और गवर्नमेंट उनको ऑन बोर्ड आना चाहिए, ऑन बोर्ड ना आने की क्या वजह है, और अगर ऑन बोर्ड आते हैं तो इन मसाइल को कितने बेहतर अंदाज से हम हल कर सकते हैं। जैसे कि नासिर साहब से मैंने सवाल किया था कि कौन सी ऐसी वजह है जो कि दोनों साइड से हमारे मसाइल के हल में रुकावट पेश कर रही है, और सर आप बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में टेक्सटाइल के हवाले से कितने सेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और किस तरह से हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी आप अपनी बात का आगाज़ वहीं से करें ताकि देखने वालों के लिए मज़ीद आसान हो कंट्रीज के इसलिए एग्जांपल दी थी कि अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे तो ये बिजनेस उधर चला जाएगा। या तो मेरा ये मकसद कहने का ये था कि उन कंट्रीज़ की हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें जी। गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट करती है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंडस्ट्री। इट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यस। और मैं कहता हूँ ह्यूमन साइंस है जी। कोई इसमें केमिस्ट्री नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है जी। आम फहम है जी। तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारी ट्रेड बॉडीज़ को, एसोसिएशंस को इस चीज़ को तरवीज देनी चाहिए, तक़वियत देनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि उन कंट्रीज़ की आखिर एक्सपोर्ट क्यों हमसे थोड़ी होने के बावजूद 10 टाइम्स ज़्यादा हो गई है जी। हम जो है उस लेवल पे क्यों नहीं जा सके। इसमें मल्टीपल रीजंस हैं, नो डाउट लैक ऑफ इंटरेस्ट by the major stakeholder who is government. Yes. And that is in view of due to non-political आप कह लें political instability simply. Number 2 हमारी जो bodies हैं
उनका ऐसा विजन होना चाहिए कि जो उनको लीड कर रही हैं वो सही तरीके से उसकी रिसर्च करें, फोटो सेशन की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए। और तीसरी अहम चीज़ जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को रेगुलेटरी अफेयर्स में इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी चाहिए कि जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर, उससे कंसल्ट किए बगैर कोई पॉलिसी ना बननी चाहिए, ना उसको रेगुलेट होना चाहिए। सही। क्योंकि अगर आप मेरे ऊपर अहकामात सादर कर रहे हैं और मुझे एसओपी के अंडर लेके आ रहे हैं, तो मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं किस तरीके से बिहेव करूंगा, किस तरीके से लेके चलूंगा, कौन सी चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकता हूं, नहीं ले सकता, या कौन सी जो है लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देनी चाहिए बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस पाकिस्तानी और एम्प्लॉई ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके मुताबिक डिस्कस करके स्टेक होल्डर को हमें आउटकम लेके आना चाहिए। सो कहने का मतलब दूसरी अहम चीज़, अब पब्लिक सेक्टर की बात हुई कि उनकी तरफ से क्या मसले मसाइल हैं। दूसरी सेक्टर जी। बांग्लादेश का एक मॉडल है, जैसे मैंने जिक्र किया ना कि मुख्तलिफ कंपेटिटर कंट्री, वो हमसे कम एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज वो ऑलमोस्ट 45 बिलियन से ऊपर एक्सपोर्ट में चले गए और हम अभी भी जो है 18 बिलियन से हट के वापस 16.5 बिलियन के ऊपर आ गए हैं। मैन यूएस डॉलर जो है एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल आज भी कम एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट 45% ओवरऑल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला। बिल्कुल सही। तो विदाउट टेक्सटाइल पाकिस्तान की सर्वाइवल ही नहीं है, नंबर 1 जी। तो फिर पॉलिसी और प्रोसीजर जो हैं, बेशक आप आईटी इंडस्ट्री को तरवीज देना भी चाहिए, अदर सर्विस सेक्टर को प्रमोट करें, करना भी चाहिए, बट इट विल टेक एट लीस्ट 2 to 3 decades टू गेट दी मेच्योरिटी, और जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान को चाहिए ज़र मुबादला, वो जाके उस वक्त शायद हम इसकी एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन ले सकें। लेकिन हमारे पास जो इस वक्त लो हैंगिंग फ्रूट है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, जिसको मैं ये समझता हूँ कि जितना फैसिलिटेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से उतना ही कम है, इनके लिए जितनी आसानियाँ पैदा की जाएँ उतना ही कम है, क्योंकि ना सिर्फ ये ज़र मुबादला कमाते हैं, बिलियंस का टैक्स पे करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ करोड़ों की जो है पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और फर्दर जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक मेरी रिसर्च है, मेरी असेसमेंट है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में वो वाला मॉडल नहीं है जो बांग्लादेश में या कहीं और पे है सक्सेसफुल कंट्री ने, जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट को, अपने बिजनेस को डेवलप किया, इकोनॉमी में वैल्यू ऐड की जी। वो ये है पाकिस्तान में मोस्टली इंडस्ट्री नस्ल दर नस्ल मुंतकली है। हाँ। प्रोफेशनल का एक अच्छा प्रोफेशनल है, उसके पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, प्रोडक्ट नॉलेज भी है, उसके पास वसाइल नहीं होते कि वो अपनी इंडस्ट्री लगा सके। बांग्लादेश में ना सिर्फ जो स्टेट बैंक हैं बल्कि गवर्नमेंट बॉडीज जो है इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट करती हैं प्रोफेशनल्स को कि वो स्मॉल इंडस्ट्री में जाएं। फिर अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसीज हैं वो भी इतनी फेवरेबल नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ पे नई इंडस्ट्री को लगाना चलाना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो लार्ज स्केल के अपने तमाम मसाइल होने के बावजूद हम स्मॉल एंड मीडियम को भी हमारी गवर्नमेंट और बिजनेस जो एसोसिएशंस हैं वो उनको सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रहे। बहुत दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस हुई कि हम 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे, अनफॉर्चुनेटली प्रोसेस तो बन जाता है, पॉलिसी सामने आ जाती है, इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, लेकिन चीज़ें सही तरीके से रेगुलेट ही नहीं हो पाती। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं। अदरवाइज टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि स्काई इज़ द लिमिट। अगर हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंपेटिटर कंट्रीज के बराबर ले आएँ, हमारे पास हमसाया मुल्क चाइना में ऑलमोस्ट 300 बिलियन US डॉलर में एक्सपोर्ट कर रहा है एनुअल, और चाइना इज नॉट मच मोर इंटरेस्टेड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि उनके भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी सोसाइटी में जब लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाता है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को उनको छोड़ना पड़ता है। टेक्सटाइल में कोई इतना अच्छा खासा लंबा चौड़ा जो है प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। मेरी अपनी सोच के मुताबिक एवरेज प्रॉफिट फॉर मैन्युफैक्चरर
इट्स नॉट मोर देन 15%। इतनी लंबी सप्लाई चेन कॉटन से हम स्टार्ट करते हैं, फिर स्पिनिंग है, फैब्रिकेशन है, डाइंग है, प्रोसेसिंग है, कट पार्ट करते हैं, फिर उनको मूव करते हैं स्टिचिंग यूनिट, फिर जाके शिप करते हैं। इतने स्टेप होने के बावजूद अगर हार्डली 15% प्रॉफिट आए तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सिविल सोसाइटी को, ये इंडस्ट्री को, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुआएं देनी चाहिए कि ये ब्लेसिंग ए डिस्गाइस है फॉर द कंट्री, कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट रही है। सही मायनों में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिविल सोसाइटी को जो है वो सपोर्ट, ना सिर्फ सपोर्ट कर रही है बल्कि उनकी खिदमत कर रही है एम्प्लॉयमेंट की सूरत में। बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह ना करे अगर पॉलिसियां फेवरेबल ना हुई, हम दुनिया को कम्पीट ना कर सके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर्वाइव ना कर सके, तो ना सिर्फ ज़र मुबादला में नुकसान होगा बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। बिल्कुल सर, तो मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ। बेरोजगारी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बट इसको हम जो है ओवरकम कर सकते हैं। अपोलोजाइज, हम इसको ओवरकम कर सकते हैं कैसे? टेक्सटाइल का मोर बिजनेस लेके आए, हम पॉलिसी को ईजनेस में लेके जाएं, अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। तो टेक्सटाइल का मैं अर्ज करने लगा था कि जो 300 बिलियन का जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और चाइना उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगले 5 से 10 साल में कमोबेश 40 से 50% बिजनेस चाइना से अदर कंट्रीज में मूव हो जाएगा। अगर पाकिस्तान उसको इन कैश करवाए तो वो बिजनेस का बहुत सारा पोर्शन हम पाकिस्तान में ले सकते हैं। पाकिस्तान से कैसे कैश करवा सकता है और कैसे इन फ्यूचर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज मिलकर जितनी बेरोजगारी है उस पर काबू पा सके। और गवर्नमेंट की मौजूदा पॉलिसी से हमेशा से हमने देखा कि इंडस्ट्रीज जो है वो कुछ ना किसी 1-2 पॉलिसी से इख्तलाफ होता था, लेकिन इस बार की जो पॉलिसियां हैं मेजॉरिटी उससे इख्तलाफ कर रही है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो वहां पे कितना ज्यादा उनको चेंज करने की जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हमारे लॉन्ग टर्म जितने भी नतायज है वो बेहतर आ सके। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे ताजर बरादरी को फ़ायदा दे रही है, इंडस्ट्री को बूस्टअप करने में अपना किरदार अदा कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ के तहत ही हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट भी बढ़ती है और कारोबार भी चलता है। लेकिन जो मौजूदा पॉलिसियाँ हैं, नासिर साहब, क्या आप उससे खुश हैं या आप समझ रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसमें कुछ रद्दोबदल की ज़रूरत है ताकि हम इंडस्ट्री को और ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा बढ़ा सके, उसे और ज़्यादा प्रमोट कर सके, इंटरनेशनल लेवल पर नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सके टेक्सटाइल इंडस्ट्री? देखें, कंपैरेटिवली दिस गवर्नमेंट जब से आई है और अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हुई है जी, और दे आर वर्किंग ऑन पॉलिसी, प्रोसीजर्स, लॉ, लेजिस्लेशन और थिंग्स लाइक दैट। तो बट मेरा ये ख्याल है कि जब तक आप स्टेक होल्डर जो इंडस्ट्री है उसको लूप में नहीं लेते जी, उनसे मशावरत नहीं करते, तो उस वक्त तक अच्छी पॉलिसी नहीं बन सकती। क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना काम कैसे करना है जी, उसको पाया तकमील तक कैसे लेके जाना है, उसकी अहमियत कैसे उजागर करनी है, किस तरीके से पाकिस्तान के लिए, अपने अदारे के लिए और सिविल सोसाइटी के लिए कैसे मैंने बेनिफिट जो है वो पैदा करना है। अगर गवर्नमेंट जो है एंगेजमेंट कर ले और फिर जो भी पॉलिसी बनती है ये एक ह्यूमन एंगल है कि हर चीज़ में क्वालिटी एश्योरेंस या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कंपैरेटिवली मैं ये समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, दे आर डूइंग बेटर विद अदर गवर्नमेंट्स, ऑल्दो आई एम ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन इन दिस सोसाइटी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी गवर्नमेंट हो, बट इंडस्ट्री का नॉलेज रखते हुए और इसकी बेहतरी के लिए मैं ये ख्याल करता हूँ कि दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, बट अ लॉट ऑफ डू हैज़ टू बी कंप्लीटेड, या उनकी जो ए लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। और वो क्या हो सकते हैं काम? वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं, मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा जो है कॉन्फिडेंट हूँ कि फर्दर ऑर्डर्स आएंगे, मुल्क में एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, तो हमें कॉटन के ऊपर जो है, कॉटन पॉलिसी के ऊपर मोर कॉटन ग्रो, ना सिर्फ कन्वेंशनल कॉटन बल्कि रीजनरेटिव कॉटन
और ऑर्गेनिक कॉटन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर इनके पास पोटेंशियल एरिया नहीं है तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक, हमें जो है बलूचिस्तान की तरफ रुख करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमें वहाँ पे वाटर स्टोरेज एरियाज बना के, क्योंकि कॉटन की क्रॉप्स एक ऐसी क्रॉप होती है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक। स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू जो है हम उनको वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे रीजनरेटिव कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीजनरेटिव कॉटन इज अ न्यू कंसेप्ट जिसमें ना सिर्फ आप लैंड की, सॉइल की जो है वो टेक केयर करनी होती है, आपने वहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं उनकी केयर करनी होती है, और जो फार्मर उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं उसकी भी केयर करनी होती है। बिल्कुल ठीक। तो ये कस्टमर की तरफ से, स्पेशली यूरोपियन कस्टमर की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से लेजिस्लेशन में है कि उस चीज़ को जो है अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो हमारे आम सोसाइटी में भी हालत बेहतर होगी जी, उनके फार्मर को ना सिर्फ उनकी फार्मिंग के बारे में अवेयरनेस आनी है, उनकी लाइफ और उनकी जो है सोशल वेलबीइंग के ऊपर भी जो है इंडस्ट्री मामनत करेगी। जी, तो इंडस्ट्री जो है is always ready to provide and facilitate government and other civil society. बिल्कुल सही। But it is the government who should took initiative, बजाय इसके इंडस्ट्रियलिस्ट खुद जो है उन चीज़ों को ले। गवर्नमेंट का इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि कौन सी इंटरनेशनल एनजीओज, कौन सी एसोसिएशन, कौन से अदारे, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जी, इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही हैं, बिल्कुल सही। जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर बिलीव करते हैं, जो सिम्फनी और हार्मनी के ऊपर बिलीव करते हैं, और जो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एसोसिएशंस हैं जो अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू पाकिस्तान में काम कर रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखें। डेफिनेट वो पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्टिव है? तो हर गवर्नमेंट वहाँ पे पूछ सकती है कि थैंक यू वेरी मच, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, ज़रा हमें इनके रिजल्ट भी बताएं कि जिस चीज़ों के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है डेफिनेट आपका एहसान हमारे ऊपर है, बट हमें भी तो कुछ नजर आए। मकसद ये है कि दे आर डूइंग गुड, बट अगर रेगुलेटरी बॉडीज उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगी तो उस इन्वेस्टमेंट से, या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, हमारी सिविल सोसाइटी के ऊपर, हमारी एजुकेशन के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, उनको हम डबल अप कर सकते हैं बेनिफिट की सूरत में, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि अगर मैं इसका नेटशल बताऊं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बगैर पाकिस्तान की कोई सर्वाइवल नहीं है, और इसको हम डबल कर सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट को। डबल से आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी। मैं नहीं समझता कि पब्लिक सेक्टर में आप इतनी जॉब प्रोवाइड कर सकें। टेक्सटाइल सेक्टर इज द मोस्ट ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव सेक्टर, जिसमें आप मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज कर सकते हैं। और फिर हमारी जिस तरह की सोसाइटी है जिसमें लिटरेसी रेट जो है वो कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल, तो वहाँ पे इस इंडस्ट्री में आप इलिटरेट, अनएजुकेटेड, प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक और तमाम के लिए जो है ना वो एंट्री है, स्कोप मौजूद है, और यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये भी इंडस्ट्री इस लिहाज से भी हमारी सिविल सोसाइटी या हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक ब्लेसिंग की हैसियत रखती है। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि सर्विस सेक्टर को तरवीज दें, उनको साइमल्टेनियसली ग्रो करवाने की कोशिश करें। होना भी चाहिए, मल्टी फैक्टर होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को ग्रोथ नहीं देंगे, उनके लिए फैसिलिटी पैदा नहीं करेंगे, उनके लिए ईजनेस पैदा नहीं करेंगे, उनके लिए पॉलिसिंग का रोल अदा नहीं करेंगे, उनके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट पैदा करेंगे, तो वी कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। और इसके बगैर मैं आपको एक दफ़ा फिर इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ कि सर्वाइवल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदर अदारों को, जो भी स्टेक होल्डर हैं इसमें, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेशन वाले हैं, एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं, सब के सब को जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है
वो ना सिर्फ प्रेफरेंस देनी चाहिए, वहाँ पे टॉप और से सर, लेके एक बॉटम इंडस्ट्री तक को काम दूसरी करने वाले लोगों इंडस्ट्री की के एक साथ भी तो सिविल हाथ सोसाइटी क्या- में रिस्पेक्ट जी, होनी जी, चाहिए। जी, जी। एक मैं बात कर रही थी कि एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री के साथ भी मिलकर चलना चाहिए। जिस तरह से आपने तब पॉजिटिवली इस पूरी की पूरी चीज को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि किस तरह से हम गवर्नमेंट के साथ चलकर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा और बूस्ट ला सकते हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यही सोच अगर तमाम इंडस्ट्रीज देखें और एक दूसरे का हाथ थाम के चलें तो हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं और इससे जो बेरोजगारी का एक तूफान हमारे मुल्क में आया है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ना सिर्फ मर्द हजरात के लिए बल्कि खवातीन के लिए भी। और MTM ने जिस तरह से एक इनिशिएटिव लिया था बहुत सालों पहले और उसको अब आगे लेकर चल रहे हैं और हर जगह पे खवातीन के लिए एक साजगार माहौल है, वो भी एक बहुत खुशाइंद बात है। थैंक यू सो मच सर कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपने इतना वैल्यूएबल अपना जितने नजरियात उसको एडिशन किया। आई एम श्योर के लोगों ने बहुत इसके बारे फॉर गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, और जो आम सिविल सोसाइटी के लिए चीजें बेहतर हैं वो मैं शेयर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो और तमाम आप लोग आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रखें। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।